हेरिटेज एंड कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल को पढ़ रहे हैं, यानी कि बेटा हम नागर शैली को पढ़ रहे हैं, नागर स्टाइल को। और जब हम इस शैली के विषय में पढ़ रहे हैं तो हमने पहले तो इन्हें शिखरों के प्रकार के हिसाब से ही सब डिवाइड किया, जिसमें हमने लतीना या फिर रेखा प्रसाद स्टाइल, दूसरा फमसाना प्रकार स्टाइल और तीसरा वल्लभी प्रकार यानी कि वल्लभी स्टाइल में समझा। फिर हमने इसे जोग्राफिकली भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। हमने वेस्टर्न आर्किटेक्चर को समझा, जिसमें हमने गुजरात का मोढेरा का सन टेम्पल डिटेल में पढ़ा था। हमने खजुराहो के मंदिरों को डिटेल में समझा। हमने ईस्ट में बहुत ही डिटेल में आसाम, बंगाल और उड़ीसा के आर्किटेक्चर को समझा। उत्तर भारत की शैली में जोग्राफिकली आज हमारा लास्ट रीजन है, दैट इज़ द हिल्स। पर्वतों की बात करेंगे। जब पर्वतों की बात करते हैं तो बात यहाँ पर हिमाचल की होगी, बात यहाँ पर उत्तराखंड की हो रही है, कश्मीर की हो रही है। ओके, और जब बात कश्मीर की आती है तो फिर अमीर खुसरो की लिखी हुई वो लाइनें याद आ जाती हैं कि गर फिरदौस बरूए ज़मीन अस्त, हमीन अस्तो, हमीन अस्तो, हमीन अस्तो। यदि इस धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ऐसा अमीर खुसरो लिखते हैं, ऐसा बहुतों ने कहा भी है, और ऐसा जोधा अकबर मूवी में ऋतिक रोशन भी कहते हैं। तो ये कहावत बहुत सच है, ये बात बिल्कुल सही है। वो हम आज समझ लेंगे कि क्यों सही है। तो आज हम हिल्स के आर्किटेक्चर के स्टाइल को समझेंगे। ये एक डिफरेंट स्टाइल का आर्किटेक्चर होगा। फोकस हमारा कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे रहेगा, जो कि एक ब्लेंड है डिफरेंट स्टाइल्स का। देखिए, जब हम कश्मीरी स्टाइल आर्किटेक्चर की आज आप बात करेंगे तो उसमें क्या समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर आपको बुद्धिज़्म का प्रभाव भी मिलेगा, हिंदुइज़्म का प्रभाव भी मिलेगा। कश्मीर की जोग्राफिकल लोकेशन की नज़दीकियाँ हैं, प्रॉक्सिमिटी हैं गांधार क्षेत्रों से। गांधार क्षेत्र की इम्पॉर्टेंट साइट्स है, जैसे कि तक्षशिला है, पेशावर या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो इसी की वजह से आपको गांधार प्रभाव भी मिलेगा, गांधार शैली का। आपको चाइनीज़ आर्किटेक्चरल स्टाइल का इम्पैक्ट भी मिलेगा, गुप्त पीरियड के आर्किटेक्चर का भी इम्पैक्ट मिलेगा, और पोस्ट गुप्ता स्टाइल में जो हाईली एस्थेटिकली ब्यूटीफुली कार्व्ड स्ट्रक्चर्स जैसे खजुराहो और सूर्य मंदिर मोढेरा का, ये सारे एस्थेटिकली ये इतने हैविली कार्व्ड होते थे, आपने देखा था, उसका भी प्रभाव मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ों के मिश्रण होंगे, किसमें, जो यहाँ का लोकल ट्रेडिशन होगा, दैट इज़ द वुडन आर्किटेक्चर, उसके साथ सब मिल जाएगा और एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ कश्मीरी आर्किटेक्चर विकसित होगा। इसे बंद ही कर दो, एक क्षेत्र से तो आवाज़ कम आए, जिसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये आपको समझनी होगी कि जब हम बात कश्मीर की करते हैं, सीनिक ब्यूटी है, बहती हुई वहाँ से झरने और नदियाँ भी हैं, खुले खुले घाटियों के मैदान हैं, हरे हरे घास से भरे हुए वृक्ष हैं जो घूमते हुए ऊपर की ओर चले जाते हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, हम इसे ऐसे ही देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कश्मीर बहुत से और आयामों में भी बहुत विख्यात हुआ करता था। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर हुआ है, जहाँ पर बहुत सी आर्ट आर्किटेक्चर का विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। हम उन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम क्लासिकल टेम्पल आर्किटेक्चर को कश्मीर के क्षेत्रों में समझना चाहें तो आप इसका समय 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी कॉमन एरा रख सकते हैं। आप इसे मिडेवल पीरियड में देख रहे हैं तो आप इसे मिडेवल आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल भी कह सकते हैं। हम जब कश्मीर के क्षेत्र के इस आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि ये भी लाइन आपको सुनने को मिल सकती है कि एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन यहाँ पर आर्किटेक्चर का मिलता है। सिंक्रेटिक ट्रेडिशन का मतलब सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि अलग अलग तरह के स्टाइल का आपस में मिल जाना, ब्लेंड हो जाना, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। हम उसमें आपको आर्किटेक्चर्स जो दिखाने वाले हैं, जो बिल्डिंग्स, जो मॉन्यूमेंट्स आज हम देखेंगे, उनमें से तकरीबन बर्बाद हो चुकी हैं, कुछ ख़राब मटेरियल लगने की वजह से, क्योंकि इस क्षेत्र में टेम्पल आर्किटेक्चर में जो स्टोन्स यूज़ होंगे वो मेजॉरली लाइमस्टोन होंगे, और उन पर आपको पता है कि समय का प्रभाव बहुत रहता है,
क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्टिव काफ़ी होते हैं। इसकी वजह से इरोड हो चुके हैं, कुछ इस तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मटेरियल की कमज़ोरी की वजह से पर्यावरण के दबाव में ख़त्म हो चुके हैं। क्लाइमेट का, वेदर का इम्पैक्ट हुआ। कुछ वेंडलाइज भी किए गए बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक ख़ास समय में। देखिए, जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, उसमें से जो बचा हुआ कुछ आज है, जिसमें मैं सन टेम्पल, जिसे हम मार्तंड सूर्य टेम्पल कहते हैं, उसके विषय में जब बात करेंगे तो उसका काफ़ी बड़े स्तर पर नुकसान भी हुआ 15th सेंचुरी के दौरान। कारण ये था कि कश्मीर में 1339 से 1561 के बीच में शाह मीर डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई। नाम ही इसका इसलिए था क्योंकि इनके फाउंडर ही जो थे वो शाह मीर थे। और ये शाह मीर डायनेस्टी ही है जिस समय में एग्जैक्टली कश्मीर में इस्टेब्लिश हुआ बहुत स्ट्रांगली इस्लाम। तो इस्लाम की इस्टेब्लिशमेंट का पीरियड कश्मीर में शाह मीर डायनेस्टी के ये 1339 से 1561 के ये 200 बरस का, 225 बरस का ये जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 14th सेंचुरी से ये 16th सेंचुरी का समय शाह मीर डायनेस्टी का इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसी दौरान 15th सेंचुरी के दौरान मार्तंड सूर्य टेम्पल का कहा जाता है कि वेंडलाइजेशन हुआ, उसे नुकसान भी पहुंचाया गया, बहुत से मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। तो एक तो मौसम की मार रही, मटेरियल में कमजोरी रही और वेंडलाइजेशन भी हुआ, ये सारी चीज़ें रहीं। और देख रेख भी नहीं की गई, रख रखाव भी नहीं हुआ। इन कारणों से मंदिर तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जो कुछ बचा है तो उनके प्लेटफॉर्म्स बचे हैं और उन पर खड़े हुए कुछ स्तंभ बचे हैं, कुछ आर्चेस बची हैं, दैट्स इट। जो उनके शिखर हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हम इसका जिक्र करने वाले हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग स्टाइल मिक्सअप हुए आपस में। जब हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो सेकुलर आर्ट का कंसेप्ट भी आएगा। देखिए, मोस्टली इस क्षेत्र में 14th सेंचुरी की जब हमने बात की, 14th सेंचुरी एक ऐसा समय है जिस समय में जो पीछे चल रहा आर्किटेक्चर था उससे बिल्कुल अलग नए प्रकार का आर्किटेक्चर एग्जिस्टेंस में आएगा। और उसी समय में आप देख सक रहे हैं कि शाह मीर डायनेस्टी भी एग्जिस्टेंस में आएगी। अब डायनेस्टी जो है, रूलर जो है, उनकी पॉलिसीज़ जो भी हैं, लेकिन आम जनमानस के स्तर पर आपको एक कश्मीरियत नज़र आएगी। आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर में हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म और इस्लामिक फ़ीचर्स का मिक्सचर नज़र आएगा। और ये आपको इस्लामिक बिल्डिंग्स में भी, मुस्लिम बिल्डिंग्स में भी नज़र आएगा कि वो ब्लेंड हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म का लिया गया है। तो आम जनमानस के स्तर पर इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए, जिनका आर्किटेक्चरल फीचर्स काफ़ी सेकुलर रहे, यानी कि अलग अलग धर्मों से फीचर उसमें लिए गए। स्ट्रक्चर्स चाहे सेक्रेड हैं, स्ट्रक्चर्स चाहे रिलीजियस हैं, लेकिन जो उसका स्टाइल है, जो उसके फीचर्स हैं, वो काफ़ी सेकुलर हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न धर्मों से जुड़े हुए आर्किटेक्चरल फीचर्स उसमें डाले जाएंगे। मैं आपको मस्जिद, जिसमें कि मदीना मस्जिद की मैं बात करूँगा, मैं उसका आपको इमेजेस दिखा करके ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस हिसाब से कश्मीर को एक मेल्टिंग पॉट भी कहा जा सकता है, जिसमें डिफरेंट कल्चर्स आपस में आकर के ब्लेंड हो जाते हैं। एक ऐसा पॉट, एक ऐसा बर्तन जिसमें सब मेल्ट हो जाते हैं और आपस में फिर घुल जाते हैं। ओके, लेकिन फिर समय बीत जाने के साथ ये चीज़ें ख़त्म हो गई। आज कश्मीर में इन्हीं चीज़ों का अभाव है। कश्मीर को वापस अपनी कश्मीरियत चाहिए, दैट इज़ द फैक्ट ऑफ द मैटर। ग्राउंड स्टेट पर यही चीज़ सच है। जब तक ये नहीं होगा, समाधान उसके नहीं हो पाएंगे। मैंने जितना बताया उसके आधार पर आप चीज़ों को पढ़ देख समझ सकते हैं। जो चीज़ें लिखी हैं पहले इनको पढ़ेंगे, फिर हम इनको इमेजेस को दिखा करके बहुत ही एलेबोरेट करेंगे। और ये जो सेक्रेड कैरेक्टर, ये जो सेक्रेड बिल्डिंग्स सेकुलर कैरेक्टर की बन रही थी कश्मीर में 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, और उसके 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इस्लामिक फ़ीचर उसमें जुड़ जाएंगे। और उसके पहले भी ये जो डिफरेंट स्टाइल का एक ब्लेंड था। तो कश्मीर को हमेशा एक ऐसी भूमि के रूप में माना जाता है कि जो कि एक बहुत ही सेकुलर प्लेस है। हर तरह के द्वेष, हर तरह के कलेश से मुक्त क्षेत्र माना गया है डिफरेंट लेजेंड्स में। और यही कारण रहा है कि इस ज़मीन को केवल इसकी फ़िज़ाओं की वजह से नहीं, वो सारे
नेचुरल एलिमेंट्स या फीचर्स, जो सीनिक ब्यूटी है, उसी की वजह से जन्नत नहीं कहा गया है। इसको बहुत ही पुराने टेक्स्ट, अगर मैं कश्मीर की जानकारी देने वाले सबसे पहले किसी टेक्स्ट की बात करूं तो वह नीलामत पुराण है। सबसे पुराना टेक्स्ट जो कश्मीर का जिक्र कर रहा है, जो जानकारी दे रहा है, इट इज़ द नीलामत पुराण। और उसके बाद मैं संस्कृत टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, नीलामत पुराण। उसके बाद कल्हण की राजतरंगिणी। कल्हण एक पोएट हिस्टोरियन था कश्मीर के क्षेत्र का, उसकी लिखी हुई है राजतरंगिणी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक पोएट हिस्टोरियन था कल्हण, और 1149 यानी कि 12th सेंचुरी के अराउंड ये कृति एग्जिस्टेंस में आई, राजतरंगिणी। और इसमें कल्हण कई तरह के मंदिरों का जिक्र करता पाया जाएगा। हम उनका जिक्र आज करेंगे, मैं आपको उन मंदिरों की इमेजेस दिखाऊंगा। तो नीलामत पुराण सबसे पहले जिक्र कर रहा है, उसके बाद कल्हण की राजतरंगिणी का जिक्र आ रहा है, और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि अरबिक और पर्शियन जो लोग यहाँ पर आए, उन हिस्टोरियंस ने, उन पोइट्स ने भी अपनी पोइट्री में, अपनी हिस्ट्री में इन संस्कृत टेक्स्ट को रेफ़र करते हुए उनका अनुवाद किया, उनका ट्रांसलेशन किया और अपनी किताबों में भी लिखा है। तो इसी वजह से ये लाइन आ भी जाती है अमीर खुसरो की, जो मैंने आपको अभी बताई कि यदि कहीं जन्नत है तो वह यहीं है। तो उसका कारण है कि ये केवल उस समय में लिखी एक लाइन नहीं है, ये लंबे समय का एक कश्मीर का इतिहास है। ये लंबे समय की कश्मीर की एक सोच है। ये लंबे समय का कश्मीर का एक सांस्कृतिक अनुभव है कि वो एक शांतिप्रिय क्षेत्र हुआ करता था, और वो एक मेल्टिंग पॉट के रूप में जाना जाता था। वहाँ पर द्वेष उस स्तर पर नहीं हुआ करते थे, सभी सभ्यताएं, संस्कृतियों का मिलन हो जाया करता था, एक मेल्टिंग पॉट हुआ करता था, उसकी अपनी एक कश्मीरियत हुआ करती थी। और इस कारण से ये एक जन्नत था। धर्म आपस में एक दूसरे के विरुद्ध नहीं खड़े होते थे, धर्म आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते थे। इसी कारण से भी इसे जन्नत कहा गया है, केवल वादियों और फ़िज़ाओं की वजह से नहीं, फ़िज़ाओं में वो जो मोहब्बत थी उसकी वजह से कहा गया है। ये बड़ी चीज़ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी और नीलामत पुराणों के मुताबिक जो कहानियाँ, उसके मुताबिक जिक्र करेंगे। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कश्मीर के नाम से जुड़ी हुई बताते हैं, कश्मीर की शुरुआत करते हुए। कश्मीर के नाम से जुड़ी हुई एक कहानी ऐसी है कि ये जो कश्मीर की घाटी है, ये वैली है, एक समय में ये एक लेक हुआ करती थी, यानी कि इस वैली पे पानी हुआ करता था, ये उसमें डूबी हुई थी। और जानते हो कि ये कितनी गहरी हुआ करती थी? ये समुद्र की जितनी गहरी होती थी, ऐसा कहा गया है। और इसमें देवी देवता खेला करते थे, ये उनका प्लेग्राउंड था। अब ऋषि कश्यप इस क्षेत्र के लोगों को, यानी इस क्षेत्र में ला करके लोगों को बसाना चाहते थे। होता ये था कि राक्षस आकर के, दानव आकर के हमेशा इस क्षेत्र में उत्पात मचाते थे। लोगों में इस बात को लेकर के भय था, तो लोगों ने ऋषि कश्यप से गुहार लगाई कि भाई हमें बचाइए आप। तो ऋषि कश्यप ने फिर क्या किया? ऋषि कश्यप ने अपने प्रहार से एक डिप्रेशन क्रिएट कर दिया, एक खड्ड क्रिएट कर दी। लेक का सारा पानी उस ओर बह गया, लेक का पानी बह गया, लेक का तल रह गया, सारे के सारे दैत्य भी मारे गए और लोग वहाँ पर खुशी खुशी बसने लगे। तो कश्यप ने मारा है, तो कश्यप मार नाम है, कश्यप मार, कश मार, ओके। और ऐसा भी कहा जाता है कि मीर शब्द अर्थ लेक, तो कश्यप मीर, कश्यप मीर, या कई बार इसे कश्यप
मेरू भी कहते हैं। मेरू मने कश्यप पर्वत, मेरू मने पर्वत, तो कश्यप झील या कश्यप पर्वत, कश्यप मीर। तो ऐसा कहा जाता है कि कश्यप मार या कश्यप मेरू जो है वो बाद में मीर शाही डायनेस्टी के आ जाने की वजह से वो शब्द फिर मार या मेरू नहीं रहने दे दिया, वो मीर लगा दिया, तो वो हो गया कश्मीर। तो एक कश्यप की कहानी से जुड़ा गया है। अब पैलेंटोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने वेरीफाई किया है इस स्टोरी को, कि कश्मीर घाटी से उन्हें कोरल्स और दूसरे मरीन फॉसिल्स रिकवर हुए हैं, यानी कश्मीर घाटी से कोरल्स और मरीन फॉसिल्स रिकवर हुए हैं। इससे पता लगता है कि इसका मरीन रिलेशन तो था, समुद्री संबंध तो था। और बारामुल्ला में जो डिप्रेशन है जिससे खड्ड बहती है, जिसका पहला नाम था बारामुल्ला का वराहमुल्ला, वराह, और वराह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है विष्णु का वराह अवतार। तो ऐसा कहा जाता है कि बात सही है कि इस लेक का पानी उधर निकल गया, वो वराहमुल्ला खड्ड में। तो साइंस इस फैक्ट को वेरीफाई करती है। तो इस तरह से ये नाम एक एग्जिस्टेंस में आता है। इसके कई और कहानियाँ भी हैं, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। कश्यप मार, कश्यप मीर, तो कश्मीर हो गया। ओके, ये कश्मीर का नाम है। और शुरुआत करते हैं हम उस टेम्पल आर्किटेक्चर की जो कि ब्लेंड है बहुत सारी चीज़ों का। पहाड़ों के अपने लकड़ी के बने हुए आर्किटेक्चर्स का संबंध होगा ज़मीनी स्तर पर एग्जिस्ट कर रहे बनारस, सारनाथ और यहाँ तक कि दक्षिण के कांचीपुरम तक के आर्किटेक्चर्स के गुणों का, गुजरात के क्षेत्र की स्कल्पचर्स के गुणों का। तो एक मिश्रण हम देखेंगे आज। वी आर गोइंग टू विजिट a beautiful blend. Okay, so the hills, a unique form of architecture developed in the hills of Kumaon, Garhwal, Himachal and Kashmir. Okay, Kashmir's proximity to Gandhar sites, that is Takshila, Peshawar, northwest frontiers. इससे क्या निकला? कश्मीर प्रॉक्सिमिटी टू गांधार साइट्स की वजह से स्ट्रॉन्ग गांधार इन्फ्लुएंस बाय द फिफ्थ सेंचुरी सीई। ओके, कश्मीर की क्योंकि गांधार के क्षेत्र से प्रॉक्सिमिटी थी और गांधार क्षेत्र के उस समय के महत्वपूर्ण शहर जैसे कि तक्षशिला, पेशावर और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, तो इसकी वजह से 5th सेंचुरी कॉमन एरा तक कश्मीर के आर्किटेक्चर पर काफ़ी प्रभाव रहा गांधार शैली का। मतलब कि 5th सेंचुरी तक ये प्रभाव आ गया। और ये वो समय है, आपको पता होना चाहिए, गंगा के मैदानों में गुप्त डायनेस्टी का। तो फिर गुप्त डायनेस्टी के तहत जो गुप्त इन्फ्लुएंस डेवलप हुआ, जो गुप्त आर्किटेक्चर जो कि भिन्न क्षेत्रों में मिलेगा, बनारस, सारनाथ और भी क्षेत्रों में। तो फिर जितने भी हिंदू प्रीस्ट, हिंदू ब्राह्मण, पंडित या बुद्धिस्ट मॉन्क इस क्षेत्र से होकर के पहाड़ों की और पहाड़ों से इस क्षेत्र की ओर आया जाया करेंगे, वो आधार बनेंगे पहाड़ों से मैदानों से पहाड़ों में कल्चर के आदान प्रदान का। ओके, सो ब्राह्मण पंडित्स एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड बिटवीन कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं and religious centers in the plains like Banaras, Nalanda, Kanchipuram. साउथ तक जाते थे कांचीपुरम। As a result, both Hindu and Buddhist traditions began to intermingle and spread in the hills. तो हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस इंटरमिंगल होने लगे और पहाड़ों में फैल गए। The hills also had their own tradition of wooden buildings and pitched roofs. Okay, ये जो hills हुआ करते थे इनकी अपनी भी एक लाइन यहाँ पर छूट गई, मैं उसे दोबारा पढ़ लूँ। कश्मीर प्रॉक्सिमिटी टू गांधार साइट्स, उसका रिजल्ट ये आया, स्ट्रॉन्ग गांधार इन्फ्लुएंस बाय द 5th सेंचुरी कॉमन एरा। दिस बिगेन टू मिक्स विद द गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशंस दैट वर ब्रॉट टू इट फ्रॉम सारनाथ, मथुरा, गुजरात और बंगाल। इन क्षेत्रों तक, सारनाथ, मथुरा, गुजरात, बंगाल के क्षेत्रों से गुप्त और पोस्ट गुप्त ट्रेडिशंस को लेकर के
आने का काम किया 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी के दौरान पंडितों और बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। और वो जब ट्रेडिशंस यहाँ पहाड़ों पर आया, वो उस समय तक पहाड़ों का जो खुद का ट्रेडिशन है, जिसमें ऑलरेडी गांधार के क्षेत्र का ट्रेडिशन ब्लेंड हो चुका है, तो मैदानों से आने वाला मथुरा, सारनाथ, गुजरात, बंगाल का ये ट्रेडिशन भी आकर के पहाड़ों के ट्रेडिशन के साथ ब्लेंड हो गया। So Brahmin Pandits and Buddhist monks frequently traveled between Kashmir, Garhwal, Kumaon and religious centers in the plains like Banaras, Nalanda, Kanchipuram. As a result, both Hindu and Buddhist traditions began to intermingle and spread in the hills. The hills also had their own tradition of wooden buildings and pitched roofs. Wooden buildings और pitched roofs. Pitched roofs ही होंगी क्योंकि जो पहाड़ हैं वहाँ पर बर्फबारी होती है और इसकी वजह से जो roofs हैं वो slanted रहती हैं। तो पिचड रूफ इसे ही कहते हैं हम, जो रूफ स्लांट करती है दो साइड्स पे, कई बार एक साइड से भी कर जाती है सिर्फ, तो दैट इज़ द पिचड रूफ। ओके, सो द हिल्स ऑल्सो हैड देयर ओन ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग्स एंड पिचड रूफ्स। आर्किटेक्चर के कुछ फीचर समझिए। मेन गर्भगृह एंड शिखर आर मेड इन रेखा प्रसाद और लतीना स्टाइल। ये ज़्यादातर आपको कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल में मिलेगा, कश्मीर में इससे अलग मिलेगा थोड़ा। सो मेन गर्भगृह एंड शिखर, नीचे गर्भगृह, उसके ऊपर जो शिखर है वो पहाड़ी क्षेत्रों में लतीना प्रकार का ही रहता था, वही कर्वीलिनियर हमने देखा है, रेखा प्रसाद स्टाइल का। द मंडप इज़ एन ओल्डर फॉर्म ऑफ वुडन आर्किटेक्चर। लेकिन उसके सामने जो मंडप रहेगा, मंडप ये तो लतीना प्रकार का रहेगा, लेकिन मंडप जो रहेगा उसकी शेड आप देखोगे इस तरह से पिचड होगी। पिचड तो वो जो यहाँ का लोकल शुरू से चलता आ रहा वुडन आर्किटेक्चर है, उसी के स्टाइल को स्टोन में रिफ्लेक्ट करेगा मंडप। यानी कि वुडन आर्किटेक्चर के स्टाइल को ही स्टोन आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट करेगा मंडप। और मंडप लोकल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस नज़र आता है, जो कि ओल्ड एज प्रैक्टिस है वुडन आर्किटेक्चर की। और जो शिखर है उसके नीचे जो गर्भगृह है, ये लतीना प्रकार में नज़र आएंगे, गांधार प्रकार में। ज़्यादातर ये उदाहरण कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल के क्षेत्रों में है। ओके, समटाइम्स द टेम्पल इटसेल्फ टेक्स ऑन अ पगोडा शेप। कई बार क्या होगा कि अमूमन क्या होता है कि गर्भगृह है, उसके ऊपर जो शिखर है उसे हम पगोडा कहते हैं। गर्भगृह है और उसके ऊपर जो शिखर है वो पगोडा की शेप लेता है, यानी कि इस तरह से शेप लेता है, पिरामिडल। ओके, और कई बार चाइनीज़ स्टाइल में टायर्ड शेप्स भी आ जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है उसी का शेप जो है वो पगोडा स्टाइल का होगा। कई बार क्या होगा कि पूरा जो टेम्पल ही है, द कंप्लीट टेम्पल, वही पगोडा स्टाइल का हो जाएगा। ठीक है, पगोडा और उसके नीचे टेम्पल पूरा। ऐसा नहीं है कि गर्भगृह अलग, मंडप अलग, सब कंबाइंड वन टेम्पल और वो पगोडा स्टाइल में है। ऐसा होता है पहाड़ों पे। ओके, तो सम टाइम द टेम्पल इटसेल्फ टुक्स ऑन अ पगोडा शेप। ये बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत इसमें? तो क्या क्या चीज़ें हमें नज़र में आ रही हैं? अब तक हमने क्या क्या चीज़ों को समझा कि जो कश्मीर की प्रॉक्सिमिटी है गांधार साइड से, इसकी वजह से गांधार स्टाइल भी उसमें ऐड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। दूसरा हमने क्या देखा, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशंस जो कि मैदानों से आया, सारनाथ, मथुरा, गुजरात, बंगाल से, कारण बन गए ब्राह्मण, पंडित और बुद्धिस्ट मॉन्क। तो ये आकर के मिक्स हो जाएगा सारा किसके साथ, जो कि लोकल ट्रेडिशन है कश्मीर का, और उस लोकल ट्रेडिशन में ऑलरेडी गांधार स्टाइल ऐड हो चुका है, तो ये भी आकर के उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हिंदू ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस उत्तर के क्षेत्रों में दोनों मिक्स चल रहे हैं हिमालय में। हिंदू ट्रेडिशन के अंदर वो सारी कहानी, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता सारी, और लोकल ट्रेडिशन तो हमें पता ही है वुडन आर्किटेक्चर, और गांधार ट्रेडिशन भी उसमें आके मिक्स हो रहा है, जिसका कि काफ़ी हद तक संबंध किससे है, बुद्ध ट्रेडिशन से। तो गांधार के क्षेत्रों का बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस और हिंदू ट्रेडिशन जो कि मैदानी क्षेत्रों से आ रहा है, और कुछ अपना खुद का पहाड़ों का भी, और जो ओल्ड एज लोकल ट्रेडिशन है वो है वुडन आर्किटेक्चर। इन सब का आपस में एक ब्लेंड होगा, उसी का जिक्र यहाँ पर कहा गया है। मेजॉरली जब हम बात टेम्पल आर्किटेक्चर के कर रहे हैं, तो जो कारकोटा पीरियड है, द कारकोटा पीरियड ऑफ कश्मीर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कारकोटा पीरियड ऑफ कश्मीर इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल जिसका जिक्र हम आज करेंगे किताब के मुताबिक वो है पंद्रेथा। ओके, built during the 8th-9th century. This temple is built on a plinth built in the middle of a tank. देखिए अमूमन sacred places का रिलेशन वाटर टैंक के साथ होता है, लेकिन इस टेम्पल के बारे में ये लिखा गया है कि ये वाटर टैंक के बीच में ही बना है। वाटर टैंक है, सरोवर कह लीजिए आप, उसके सेंटर में प्लेटफॉर्म है जिसे प्लिंथ कहते हैं, उसके ऊपर ये टेम्पल बना है, चारों तरफ पानी भर जाता है, तो वही लिखा गया है। Built during the 8th and 9th century, this temple is built on a plinth built in the middle of a tank. Temple is possibly dedicated to Shiva, लेकिन ये disputed है। कहीं कहीं पर यह मेंशन है कि ये डेडिकेटेड है विष्णु को, कहीं कहीं पर डेडिकेट लिखा है कि ये डेडिकेटेड है शिव को। आर्किटेक्चर रिफ्लेक्टिंग कश्मीरी ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग, तो ये कश्मीरी ट्रेडिशन को दर्शाता है, वुडन बिल्डिंग आर्किटेक्चर दर्शाता है। मैं इमेजेस में दिखा दूंगा। रूफ इज पीक्ड एंड स्लांट्स स्लोली आउटवर्ड, रूफ पीक्ड है और स्लांट करती है स्लोली आउटवर्ड, यानी कि रूफ पिचड है। पीक जैसे चोटी की तरह, पहाड़ी की चोटी, और आउटवर्ड स्लांट करती है। पहाड़ी की चोटी ऐसे ही होती है ना, आप ऐसे ही बनाओगे ना, पहाड़ी की चोटी ऐसे दिखाते हो ना, तो पीक्ड स्लांट आउटवर्ड। ओके, रूफ इज पीक्ड एंड स्लांट स्लोली आउटवर्ड ड्यू टू स्नोई कंडीशन। मॉडरेटली ऑर्नामेंटेड है, यानी कि पोस्ट गुप्ता समय में हमें जो एस्थेटिकली हैवी कार्विंग नज़र आती थी मैदानी इलाकों के मंदिरों में, उससे ये अलग रहेगा। ये उतना हैवीली कार्व्ड नहीं रहेगा, ये मॉडरेटली ऑर्नामेंटेड होगा। ओके, मॉडरेटली ऑर्नामेंटेड। अ रो ऑफ एलिफेंट्स एट द बेस, जो बेस है उस पर आपको रो ऑफ एलिफेंट्स नज़र आएंगी। हमने पढ़ा था गुजरात के आर्किटेक्चर सोलंकी स्टाइल में, रो ऑफ हॉर्सेस, बैंड ऑफ हॉर्सेस, बैंड ऑफ एलिफेंट्स। So moderately ornamented, a row of elephants at the base and decorated doorway. तो decorated doorways हैं और row of elephants हैं, बस इतना कई embellishments हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये पंद्रेथान मंदिर की बात हो रही है, इसके नाम के बारे में भी जिक्र करेंगे और कहानियाँ भी आपको बताएंगे। हम पहले ये समझ लें जिस कारकोटा पीरियड की बात हो रही है वो पीरियड कौन सा है। सो द कारकोता पीरियड, ये कारकोता डायनेस्टी का समय है। कारकोता डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है कश्मीर की। समय रहा है इसका 625 से 855 कॉमन एरा। इट इज़ फाउंडेड बाय द दुर्लभ वर्धन के द्वारा ये स्थापित की गई, जो कि एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, दुर्लभ वर्धन। ओके, कंस्ट्रक्टेड सेवरल विष्णु श्राइन्स, बहुत से विष्णु मंदिर बने हैं कारकोता डायनेस्टी के समय में। ऑल्सो अलाउड बुद्धिज़्म टू फ्लरिश, और बुद्धिज़्म भी फ्लरिश होता रहा है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दुर्लभ वर्धन हैं, इनकी पत्नी के द्वारा ही बुद्धिस्ट विहारा बनवाया गया। आगे इस लीनिएज में जाएंगे तो तीसरे नंबर पे जब शासक जो आएंगे उनका नाम है ललितादित्य मुक्तापीड़ा। ललितादित्य मुक्तापीड़ा के द्वारा भी बहुत ही फ्रीली बुद्ध विहाराज बनवाए गए, यानी कि बुद्ध विहार और बुद्ध मोनिस्ट्रीज़ बनाने में कारकोता डायनेस्टी के रूलर्स और उनकी पत्नियाँ बहुत ही अग्रणी रही हैं। पहला, दूसरी बार इनवे फॉलो हिंदुइज़्म करते थे, ये बनवाते हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर भी थे। तो देखिए यहाँ से ही आपको कश्मीरियत नज़र आ रही है, यहीं से आपको सोसाइटी में एक एगैलिटेरियन कंसेप्ट नज़र आ रहा है। शासक हिंदुइज़्म से बिलोंग कर रहा है, हिंदू धर्म को मान रहा है, वो खुद एक ब्राह्मण फैमिली से है। वैसे इस डायनेस्टी को हम देखिए, हालांकि वैसे इस डायनेस्टी को कायस्थ शासकों के रूप में भी जाना जाता है, ये मैं बात आपको बता दूं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर बुद्धिस्ट निर्माण भी हुए और हिंदू टेम्पल, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से रिलेटेड बिल्डिंग्स का निर्माण भी हुआ है। ओके, ये चीज़ उल्लेखनीय है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो कारकोताओं के समय में बहुत बड़े स्तर पर कश्मीर में इन चीज़ों का निर्माण हुआ, बहुत से टेम्पल्स हुए हैं, बने हैं, तकरीबन उनमें से नष्ट हो चुके हैं, तो उनका जिक्र करने का आज कोई कारण बनता नहीं। दुर्लभ वर्धन के द्वारा दुर्लभ स्वामी मंदिर भी बनाया गया था विष्णु को डेडिकेटेड, जिक्र करने का अभी कोई पर्पज़ नहीं, रियून हो चुके हैं। हम बात करेंगे ललितादित्य मुक्तापीड़ा या सिंपली ललितादित्य के द्वारा बनवाए गए मार्तंड सन टेम्पल की, मार्तंड सूर्य मंदिर की। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल। मार्तंड सन टेम्पल 8th सेंचुरी का है। 725 से 756 कॉमन एरा के बीच में ये बनाया गया है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसका जो बेस है, जो प्लिंथ है, वो इससे भी बहुत पुराना है, इससे भी बहुत पुराना है, लगभग 350 कॉमन एरा के अराउंड का है। पर चलिए उस चीज़ को छोड़िए, आप इसी चीज़ को याद रखिए, 8th सेंचुरी के अराउंड का ये टेम्पल है, मार्तंड सन टेम्पल। मार्तंड नाम के विषय में बता दें, मैं संस्कृत टेक्स्ट में सूर्य को मार्तंड भी कहा जाता है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, वर बिल्ट बाय ललितादित्य मुक्तापीड़ा। ये ओल्डेस्ट नोन सन टेम्पल है इंडिया का, क्योंकि आपने देखा कि मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात का और उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर, दोनों का टाइम इसके बाद का है, लेकिन इसका समय जो है 725 से 756 कॉमन एरा का है। तो ये फिर ओल्डेस्ट नोन सन टेम्पल है इंडिया का, मतलब उन दोनों के मुकाबले ये पुराना है। तो लेकिन इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, लाइमस्टोन का बना हुआ है ये टेम्पल, ओल्डेस्ट नोन सन टेम्पल है इंडिया में। ये एक परफेक्ट स्पेसिमेन है कश्मीरी आर्किटेक्चर का, दैट इज़ ब्लेंड ऑफ कश्मीरी, गांधारन, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता और चाइनीज़ फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। किसी किसी किताबों में से गॉथिक स्टाइल भी लिखा होगा। ओके, ये इन सब चीज़ों का बेस्ट एग्जाम्पल है, वो मैं आपको अभी इमेजेस के वाया सारा बताऊंगा। ये एक प्लेच्यू के ऊपर बना हुआ है और कश्मीर के क्षेत्रों में उन प्लेच्यूओं को हम कारेवा कहते हैं, कारेवा। और वो जो जगह है उस जगह को मत्तन कहा जाता है। गांव है एक मत्तन, दैट इज़ मत्तन कारेवा। ठीक है, मत्तन कारेवा अनंतनाग से कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। मत्तन कारेवा एक प्लेच्यू है, उसके ऊपर बना हुआ है एक्सक्लूसिवली। सारा रीजन वहाँ से स्पष्ट नज़र आता है, सब कुछ सामने हरे हरे मैदान नज़र आएंगे और पीछे पर्वत नज़र आएंगे इसके। ये इसकी ब्यूटी को और बढ़ाता है और इन्हांस करता है। यहाँ से स्ट्रीम्स भी बहती हैं और रिवरलेट भी बहती है एक, और वो रिवरलेट अपने आप में बहुत छोटी नदी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों की मान्यताएं बहुत हैं। वहाँ पर श्राद्ध की विधियाँ की जाती हैं, ये एक भी महत्वपूर्ण चीज़ है इसके विषय में। अब हम इसके बारे में कुछ समझना शुरू करते हैं। इमेजेस के वाया ही मैं आपको ये समझाऊंगा। कश्मीर आर्किटेक्चर के विषय में एक चीज़ समझेंगे। देखिए, जब हम कश्मीर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उसमें जब हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि इसमें गांधार शैली का प्रभाव है, तो गांधार शैली का प्रभाव किस चीज़ में है, ध्यान से समझिएगा। गांधार शैली का प्रभाव इस चीज़ में नज़र आता है, जो कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का प्रभाव, वो इस चीज़ में नज़र आता है कि आपको एक कोर्टयार्ड मिलेगा। यानी कि जब आप नागर शैली के मंदिरों में जाते थे तो इस तरह से नहीं होता था कि दीवार है, वो हमने उड़ीसा के ही टेम्पल्स में देखी, लेकिन अदरवाइज़ हम बाउंड्री वॉल नहीं देखते थे। लेकिन यहाँ पर आपको वो मिलेगा, तो रेक्टेंगुलर रहेगा, ये जो प्रीमाइसेस है रेक्टेंगुलर रहेगा, ये पहली चीज़। छोटे 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 टेम्पल्स बनाए जाएंगे सेल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे सेल। वो टेम्पल्स अपने आप में एक बेस पर खड़े रहेंगे, यानी कि वो छोटे तो हैं आकार में, लेकिन उन्हें भी एक इंडिपेंडेंट टेम्पल की फॉर्म दी गई है, चाहे साइज़ में वो एक सिंगल सेल टेम्पल ही हैं, तो वो भी फिर अपने आप में बेस पर खड़े हैं। और उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको हर टेम्पल के अंदर एक डीटी मिलेगी, तो वो डीटी होगी, वो डीटी भी आगे प्लेटफॉर्म पर ही बैठी हुई है, मिलेगी। और इसके आगे, हर टेम्पलों के आगे आपको मिलेंगे पिलर्स चारों तरफ। तो छोटे 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 टेम्पल्स, उसके आगे पिलर्स, और सेंटर में होगा मेन टेम्पल, सेंटर में होगा मेन टेम्पल।